वकार साहब, आप उस स्टेज पर बैठकर हंस रहे थे। आपका एक नेता स्टेज पर बोल रहा है, उसने हमें टारगेट करना है, बीजेपी को टारगेट करो, किसी और जमात को करो। आप एक जिला तरक्याती कमिश्नर के बारे में बात कर रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के यहां 3 फाड़ किए डिप्टी कमिश्नर डोडा ने। वो क्या बोल रहे थे आप? उसके पीछे क्या राज था? वकार साहब, इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या आप हंस रहे थे? आपको उसके हाथ से माइक लेनी चाहिए थी कि क्या बोल रहे हो। एक डिप्टी कमिश्नर को अपने काम के प्रति ख्याल रखना है कि वो हमारी राजनीति देखेगा। मैंने अपनी राजनीति खुद देखनी है, उसने अपने डेवलपमेंट के कामों को देखना है, उसने यहाँ के स्कूल को देखना है, अस्पताल को देखना है, रोड्स देखनी है। रात को वो चल रहा, हमें कोई उसने थोड़ी कोई स्पॉन्सर किया है ये बात बोलने के लिए। जनता पार्टी की कोई भी टीम नहीं है। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि मेहनत काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कर रही, करगिल के अंदर क्या हुआ? 2 ही सीटें आपने वहां पे हासिल की। मेहनत हमने वहां भी की, वहां के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत मेहनत की। पीएचई डेलीवेजर सड़कों पे हैं, एसपीओ को अभी तक परमानेंट नहीं किया गया, हमारे जवान जो है सड़कों पे हैं अपनी जायज डिमांड लेके, तो अभी तक क्यों नहीं कोई बीच का रास्ता ढूंढा गया? आपने तो वादा उन लोगों से किया। हम वादे से कभी मुकरेंगे नहीं। लोग यही बताते हैं, खास करके मैं डोडा की बात करूं, इश्तियाक वानी साहब खाली मीडिया के सामने बोलते हैं, जमीनी सतह पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं? मैं जमीन पर ज्यादा होता हूँ। देखो, मैं अक्सर जो लोगों ने हमें सवाल पूछा, कभी वो आपस में कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी बंधन छुड़ा लिया। तो मितवा रे कैसा सिला दिया रे, वफा का कैसा सिला दिया। यही लोग कभी बोलते थे कि हमें गुलाम नबी आजाद साहब ने ही राजनीति का जीवन सफर कराया, फिर हमें ऑटो से उठाकर साइकिल की सवारियां कर करके हम दूर तक पहुंचे। तो इनके पास वर्कर अब कोई नहीं है, अब सिर्फ वहां ओहदेदार ही मिलेंगे। जिसको पकड़ोगे वो कोई ओहदेदार ही होगा, जिसको पकड़ोगे वो ओहदेदार ही होगा, क्योंकि वोटर इनसे भाग गया है। क्योंकि उनको मालूम है, ये बोल रहे हैं हमें बुलाओ इक़्तिदार में। कम से कम वसीम जी, आप ये बाइट नोट रखना, 1 सीट भी कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगी, 1 भी सीट नहीं। उनका ये भी कहना है कि हमारा मुकाबला जो है सिर्फ भाजपा से। वो बोल रहे हैं आजाद पार्टी जो है उनकी भी पार्टी, आजाद पार्टी भी पार्टी है। आजाद साहब ने उनका ऑक्सीजन सिलेंडर निकाला, तो हम पर दोष क्यों ठहरा रहे हैं? आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम गौतम। मेरे साथ खास बातचीत के लिए इस वक्त जुड़े हैं भाजपा के सीनियर लीडर इश्तियाक अहमद वानी साहब। इनसे खास बातचीत होगी। जिस तरह से आपको बताएं कि चनाब खित्ते के अंदर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं। हाल ही में हमने कुछ टाइम पहले देखा था, गुलाम नबी आजाद साहब खुद यहाँ पे पहुंचे थे। उसके बाद जो है भाजपा के सीनियर लीडर रविंदर रैना जी भी यहाँ पे आए थे, और परसों हमने देखा कांग्रेस के सीनियर लीडर वकार रसूल वानी साहब भी आए थे। तो इस सब पे बातचीत होगी। जो ही इलेक्शन की घंटी बजती है, जो ही इलेक्शन की बात होती है, उसके बाद हम देखते हैं कि चनाब खित्ते की तरफ जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज पहुंचती है। वानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। जो ही इलेक्शन की घंटी बजती है तो हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी जो है चनाब खित्ते की तरफ रुख करते हैं। तो इस पे आप किस तरह से देखते हैं? वसीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके गुलिस्तान चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि बहुत सारी बाकी सियासी जमातें भी यहाँ आती हैं। आते अगर उनके मन में कुछ राजनीति की बात होती ना, तो फिर उनका खैर मकदम था। वो यहाँ आते हैं, माचिस की तीली लेकर आते हैं, यहाँ आग लगाने के लिए आते हैं। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं होती है। वो आते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ किस तरह आग को भड़काएंगे, किस तरह। किसने आग लगाई, थोड़ा सा वो जो यहाँ आए थे, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, जो पिछले 22 तारीख को यहाँ उनका एक प्रोग्राम था, उनका प्रोग्राम मैंने सोशल मीडिया के द्वारा और आपके चैनल के माध्यम से भी हम तक वो जब बात पहुंची, तो हमें भी बड़ी तकलीफ हो गई कि वो करें, राजनीति करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो वो यहाँ आकर यहाँ फिरका परस्ती की बातें करते हैं, और एक जिम्मेदार शख्स हैं वकार रसूल साहब, पार्टी के यहाँ यूनियन टेरिटरी के उनको सदर बनाया गया है, और जिस तरीके से वो यहाँ बोल रहे थे, और आप ही के चैनल के माध्यम से और अपने भाषण में वो बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना और हमें वोट देने में ज़मीन आसमान का अंतर है, ये फिरका परस्त जमात है। वकार साहब, जिनको 4 विधायक, 303 मेंबर पार्लियामेंट और डोडा से आपका सुपड़ा साफ किया था, तो फिरका परस्त लोग वोट नहीं देते हैं। आप क्या आकर यहाँ आप डेवलपमेंट की बातें करो, आकर अच्छा लगेगा लोगों को। उनके रोड्स के बारे में बोलो, उनके स्कूल, कोई उनके भाषण में मैंने ये नहीं देखा। वो सिर्फ टिप्पणी कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे थे कि एक फिरका परस्त जमात है, और हमसे आपकी सेकुलर जमात को देखा है लोगों ने। आपको 1987 में लोगों ने देखा है कि आप ही की लगाई हुई आग है ये।
जो आपके उस समय के नेता थे मरहूम राजीव गांधी जी, और क्या यहाँ लोगों को आकर बोल रहे हो? सब लोग जानते हैं, आपको सब पहचानते हैं, पूरे देश में भी जानते हैं और डोडा में भी अच्छी तरह से आपकी पार्टी का परिचय है। आपने जो आग लगाई है और आपको उसके अलावा कोई मजा नहीं आएगा, आपको आग लगाने के अलावा, क्योंकि आपका काम ही है, आपकी पार्टी का काम है कि आप आग लगाओ और राजनीति करो। जिस तरह से भाजपा दावा कर रही है कि आपकी बार 50 के पार, मैंने ये सवाल उनसे भी पूछा था, उनने बताया आपकी बार जो है 5 के पार भी नहीं हो सकता है। हम काम के बिना पर 50 के पार बोलते हैं, ये किसके बिना पर बोलते हैं इनको खुद भी मालूम नहीं है हम बोल क्या रहे हैं। जैसे वो हमारे नेता के बारे में आपने उनको सवाल पूछा कि रविंद्रनाथ जी भी यहाँ आए और उन्होंने कहा उनको पता ही नहीं होता वो क्या बोलते हैं। अरे भैया, वो भारतीय जनता पार्टी के यूनियन टेरिटरी के सदर बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को बनाना अपने में ही एक मिसाल है। तो आप बोल रहे थे उनको पता ही नहीं है कि वो क्या, उनको अच्छी तरह मालूम होता है कि वो क्या बोल रहे होते हैं। वो भाईचारे की बातें करते हैं, वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, और आपने जो बात की आग लगाने वाली बात आप कर रहे थे और यहाँ डोडा के लोगों को आप भड़काने की बात कर रहे थे। उसके लिए आपको राजनीति का यहाँ दूर दूर भी कोई अंदेशा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेरे भाइयों आए ये यहाँ राजनीति करें, इनको कोई आपत्ति नहीं है, हमें भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो जो गिन रहे थे कि कुछ लोग इनको वोट देते ही हैं, मतलब वो क्या बोल रहे थे वो लोगों को अच्छी तरह समझ आ रही थी, और बोल रहे थे हमारे लोग भी कुछ, मतलब मुस्लिम तबके के लोग भी उनके साथ जाकर उनके वहाँ पैरवी करते हैं। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें मालूम है कि देश का जो इस समय सिस्टम है वो भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ये चलाया है उसी तरीके से यहाँ डेवलपमेंट हो सकती है। आपके ये भड़काऊ भाषण, ये फिरका परस्ती की बातें, यहाँ आग लगाने के लिए आए थे, यहाँ जब समय आएगा उसका आपको कड़ा जवाब देगी यहाँ की आवाम। क्या लगता है आपको, इलेक्शन अगर होंगे चुनाव खित्ते से कितनी सीटें आप हासिल करेंगे? देखो भैया, जब 2014 के चुनाव हुए, आहिस्ता आहिस्ता वो उस चुनाव में भी ये बोलते थे कि इनको यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, तो उन्होंने आज भी तो बोला कि यहाँ से आप कुछ हासिल। अरे भैया, ये मैं आपको गारंटी से बोलूंगा, वकार जी आप नोट करना इस बात को। मैं भी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता हूं। आप भी बोल रहे थे कि आपके चाचा जान 20 साल यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। मैं भी एक सियासी जमात से ताल्लुक रखता हूं और एक सियासी परिवार से ही निकला हुआ हूं। मेरे वालिद भी 10 साल यहाँ से अनबिटन एमएलए रहे हैं। काफ़ी लंबे समय तक राजनीति के साथ जुड़ा हूं। 40 साल खुद 16 साल की उम्र से सक्रिय राजनीति कर रहा हूं और 40 साल से खुद बड़ी मजबूती से राजनीति को देखता हूं, और अभी भी एक छोटे से कार्यकर्ता होने की हैसियत से। वकार साहब नोट रख लीजिए, नोट रखिए। अगर नोट नहीं रखेंगे तो कम से कम वसीम जी आप ये बाइट नोट रखना, एक सीट भी कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगी, एक भी सीट नहीं। उनका ये भी कहना है कि हमारा मुकाबला जो है सिर्फ भाजपा से है। वो बोल रहे हैं आजाद पार्टी जो है उनकी भी पार्टी है, आजाद पार्टी भी पार्टी है। आजाद साहब ने उनका ऑक्सीजन सिलेंडर निकाला तो हम पर दोष क्यों ठहरा रहे हैं? ऑक्सीजन की पाइप उसने उनकी निकाली है और वो तिल मिला रहे हैं। जैसे एक मछली को पानी से निकालकर बाहर फेंकते हैं तो वही हशर हो गया, तो वो उन पर गिलट शिकवा करें ना। तो कभी वो आपस में कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी बंधन छुड़ा लिया, और मितवा रे कैसा सिला दिया रे वफा का, कैसा सिला दिया। यही लोग कभी बोलते थे कि हमें गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ही राजनीति का जीवन सफ़र कराया, फिर हमें ऑटो से उठाकर साइकिल की सवारियां कर करके हम दूर तक पहुंचे। तो आज उनको आपस में दंगल लगी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोई भी टीम नहीं है। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि मेहनत काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, करगिल के अंदर क्या हुआ? 2 ही सीटें आपने वहां पे हासिल की। मेहनत हमने वहां भी की, वहां के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत मेहनत। 10 सीटें जो है वो कांग्रेस ने ली है और 12 सीटें जो है वो नेशनल कांफ्रेंस ने ली और 2 सीटें आपने हासिल की। नहीं वसीम जी, वहां हमारा कोई जन आधार नहीं था पहले। मैं मुबारकबाद दूंगा उन लोगों को जिन्होंने वोट किए। हमें 2700 वोटों से 11,000 तक पहुंचाया। राजनीति में जीत हार चलती रहती है। अगर जीत हार का मामला, वो अगर ये चीज देख रहे होते तो उनको प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेना चाहिए था। आज उनका तो हशर खराब कर दिया 2014 में। यहाँ पर डोडा जो चिनाब वैली है, इनका हाल खस्ता हो गया था। तो अभी भी ये चल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमें 5 सीटें नहीं आएंगी, और वो कौन से ख्वाबों में हैं वो उनको ही खबर होगी। हमें मालूम है कि हम अगर बोल रहे हैं अब की बार 50 के पार, तो भारतीय जनता पार्टी को खबर है हम किस बिना पर बोल रहे हैं।
हमारे नेताओं ने काम किए, हमारी सरकार ने काम किए। हम अपने काम गिनने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारा समय लगेगा उन कामों को गिनने में। हमारे इस ये जो चिनाब वैली है, यहीं के अगर काम गिनूंगा तो थक जाऊंगा काम गिन के। हम कोई जाति मफाद के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम कौमी मफाद के लिए ही राजनीति करते हैं और वो मुद्दतों से कर रहे हैं। अरे भैया, मैं बोल रहा हूं, वकार साहब आप उस स्टेज पर बैठकर हंस रहे थे, आपका एक नेता स्टेज पर बोल रहा है, उसने हमें टारगेट करना है, बीजेपी को टारगेट करो, किसी और जमात को करो। आप एक जिला तरक्याती कमिश्नर के बारे में बात कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के यहां 3 फाड़ किए डिप्टी कमिश्नर डोडा ने। वो क्या बोल रहे थे आप? उसके पीछे क्या राज था? वकार साहब, इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या आप हंस रहे थे? आपको उसके हाथ से माइक लेनी चाहिए थी कि क्या बोल रहे हो। एक डिप्टी कमिश्नर को अपने काम के प्रति ख्याल रखना है कि वो हमारी राजनीति देखेगा। मैंने अपनी राजनीति खुद देखनी है, उसने अपने डेवलपमेंट के कामों को देखना है, उसने यहाँ के स्कूल को देखना है, अस्पताल को देखना है, रोड्स देखनी है। रात को वो चल रहा, हमें कोई उसने थोड़ी कोई स्पॉन्सर किया है ये बात बोलने के लिए। मुद्दतों से हमें कई सारे लोग यहाँ बोलते हैं, गरीब लोग, कि बड़ी टाइम के बाद हमें ऐसा जिला तरक्याती कमिश्नर मिला है तो जिससे हमें सेटिस्फाई लोग होने चाहिए। सियासतदान थोड़ी सेटिस्फाई होता है डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी से, उनको सेटिस्फेक्शन मिलनी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो अपने काम में लगे हैं, हम अपने काम में लगे हैं। वो एक जानबूझकर, वो खुद नहीं वो बोल रहा था, उसको वो बोलवाया जा रहा था कि आप ये बात इस स्टेज पर करो। वो बात बनती ही नहीं थी, वो किसी कीमत पर भी वो नहीं बात बोल सकते थे। वो डीसी साहब के अगर बात करते तो वो उनकी डेवलपमेंट के बारे में बात करने चाहिए थे। उनके बहुत सारे बाकी भी काम हैं जो वो गिन सकते थे। वो उठकर सुबह कभी एक काम पर जाकर नजर मारते हैं, कभी दूसरे काम पर, छोटी छोटी चीजों के साथ इन्वॉल्व होकर लोगों के साथ रहते हैं। तो वो आप बोल रहे हो कि उसने भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 3 फाड़ किए। भारतीय जनता पार्टी का कोई 3 फाड़ नहीं कर सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है। और ये आपको कभी कभी लोगों को बोलते हो कि बीजेपी को उसको उसके साथ नहीं बनती है, उसको इसके साथ नहीं बनती है। सुनो, मैं इस मजबूत चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का जहां पसीना गिरेगा वहां दूसरे कार्यकर्ता का खून गिरने के लिए तैयार होता है। तो आप इस जमात के बारे में बात कर रहे थे, आपको जब कुछ नहीं लगा, आपने सोचा कि ऐसे कुछ बनेगा नहीं, तो हम एक जिम्मेदार जिला तरक्याती कमिश्नर के दामन पर दाग फेंकने की कोशिश कर रहे थे। अगर उसके कामों के बारे में तुम बोल नहीं पा रहे थे, कम से कम ये भाषा आपको वहां उस स्टेज से नहीं बनती थी। गुपकार अलायंस पे अभी कई सारी चर्चा हो रही है, तो आप किस तरह से देखते हैं? ये एक टाइम तक रहेंगे इकट्ठे, जब वो समय आएगा इनको अपने अपनी पड़ी होगी, ये एकजुट नहीं रह सकते हैं। इनको आपस में वो रंजिशें होती हैं। ये एक शेर कहूँगा, मैं अक्सर बोलता हूँ, अगर वसीम जी वो ये काल तक बेवफा थे ना, आज ये आपस में वफादार हो गए हैं, ये एक दूसरे के तरफदार हो गए हैं। फिर जब हमारे जैसे लोग जबान खोलते हैं ना, फिर हमें बोलते हैं ये गद्दार हो गए। ये समझते हैं कि जो सोनिया गांधी का साथ दे देगा वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद कर रहा है, इस्लाम के नारे बुलंद कर रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान चल रहा है वो दीन के दुश्मनी का काम कर रहा है। नहीं, राजनीति में ऐसा कुछ नहीं होता है। राजनीति में जो आपको लगेगा कि आवाम के लिए काम कर रहे हैं, ये कोई सियासत जो है कोई रिलीजियस काम नहीं है, ये एक सियासी काम है। रिलीजियस काम मुझे जो करना है वो मुझे अगर कभी दूर दूर भी ऐसा लगता कि भारतीय जनता पार्टी में मेरे दीन के लिए वहाँ इज्जत नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि मैं वहाँ टिकता? सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि मेरा दीन मुझे अपने जान से ज़्यादा अजीज़ है और मुझे होना भी चाहिए। और ये लोग बोलते हैं कि जो हमारी जमात में रहेंगे वो बड़े दीनदार हैं, जो इनके साथ रहेंगे भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ वो काफिर हो गए। क्या बातें करते हैं ये। मैं बोलता हूँ जब फिर इनको सज़ा देती है ना आवाम, फिर इनको पता लगता है। अभी और देंगे, आने दीजिए। अभी पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, फिर असेंबली के भी चुनाव होने हैं। वानी साहब, कुछ बरस पहले आपको याद होगा बगलिया डैम बना था, जो हमारा पुल्लोडा का इलाका है वो पूरा उस पानी में चले गया था। जो भी आबादी थी, पानी का लेवल जो है बढ़ गया था और वो सारी आबादी जो है पानी में चले गई थी। उन लोगों का ये भी मानना है कि अभी तक हमें रिहेबिटेट नहीं किया गया है, कंपलसेशन पूरा नहीं दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी वो लोग आए, हर एक पार्टी के पास गए, मगर सिर्फ यकीन दहानी करवाई गई। तो अभी तक क्यों नहीं कदम उठाया गया है? क्या सरकार से कोई बातचीत वगैरह हुई इस पर? काफ़ी देरी ना मांग है उनकी और जायज़ मांग है, क्योंकि
अगर उनकी कोई जायज़ डिमांड है तो हमने भी पहले भी ये बात अपने हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाई है और आप भी अक्सर ये बात हमारे साथ जिक्र करते हैं। हम फिर से एक बार आपके माध्यम से भी जिन लोगों ने वहाँ पर इसको देरी ना मांगे हैं उन मांगों को पूरा करना चाहिए। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन तक भी ये बात आपके माध्यम से पहुंचाता हूं कि वो गरीब लोग थे, बड़े उन्होंने मुश्किलात से वहां अपने आशियाना तैयार किए थे और जब बगलियार का डैम बना वो उस जद में आ गए, तो हमें उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। अगर कुछ काम रह गए हैं, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को विश्वास देता हूं कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। भूल जाइए अब आप इनको आपने बोल रहे हैं, ये बोलते हैं कि हमें इख्तिदार में लाओ, हमें इख्तिदार में लाओ, हम घर के काम करेंगे, हम घर के इखराजात बढ़ाएंगे। इनका कुछ नहीं है। ये आज भी इनको देखो, आप पीडीपी को देखो, वो अपने परिवार को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखो, वो अपने परिवार को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। आप कांग्रेस को देखो, इनका वही पुराना जो राग लगा हुआ है वही लापते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। जो जिस काम के लिए बना होगा वही उससे काम कराते हैं। आप इल्तिजा मुफ्ती जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जब महबूबा जी ने सरकार बनाई थी तो 6 उसके घर के ही अफराद मंत्रालय में थे। जब कांग्रेस होती है तो ये इन्होंने, मैंने ये सुना, ये आपके माध्यम से मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि मैंने ये सुना कि 70 जनरल सेक्रेटरी बनाए हैं। जो इनके पास कोई वोटर बचा था वो जब भागने लगा उसको बोलने लगे तुम भी आओ, तुझे भी जनरल सेक्रेटरी, तू आजा, तू सेक्रेटरी। तुझे पहली बार हुआ है कि एक नेशनल पार्टी जिन्होंने देश पर काफी देर राज किया है कि वो अपने वोटर को बचाने के लिए आज की डेट में 70 सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी कभी हुआ ही नहीं है। देखो हमारी भी पार्टी है, जनरल सेक्रेटरी 4, वाइस प्रेसिडेंट 4, सेक्रेटरीज 8, एक नियम, एक कायदा कानून है। इन्होंने ये सोचा उसको बनाएंगे, वो रूठ जाएगा, उसको भी बनाओ, उसको भी बनाओ। ये मानना पड़ता है जब हमारी पार्टी में तय हो गया कि हमारा फलानी जनरल सेक्रेटरी है, हमारा वो वाइस प्रेसिडेंट है, ये अध्यक्ष है, हम उनको सल्यूट मारते हैं और पार्टियां वैसे चलती हैं। इनके पार्टी का हाल देखो आप। मुझे किसी दोस्त ने बोला कि इन्होंने 70-72 जनरल सेक्रेटरी बनाए हैं, तो आप उसी बात से अंदाजा लगाइए कि आपने जमीन पर सब कुछ खो लिया है। आपको मालूम है कि ये जो 2, 4, 5 लोग बचे हुए हैं, इनको ओहदेदार, इनके पास वर्कर अब कोई नहीं है, अब सिर्फ वहां ओहदेदार ही मिलेंगे। जिसको पकड़ोगे वो कोई ओहदेदार ही होगा, जिसको पकड़ोगे वो ओहदेदार ही होगा, क्योंकि वोटर इनसे भाग गया है। क्योंकि उनको मालूम है, ये बोल रहे हैं हमें बुलाओ इख्तिदार में, हम कुछ करेंगे। अरे आप ही लोग तो इख्तिदार में थे, आग तो आप ही ने यहाँ लगाई है। जम्मू कश्मीर में आज जो बच्चे जेलों में हैं, जो माएँ रो रही हैं, जो बहनें रो रही हैं, वो किन की देन है? वो वसीम जी, वो इन्हीं की देन है। तब आप पैदा नहीं हुए थे, इन्होंने आग लगाई थी। इन्होंने 1987 की आग जो है, मैं अक्सर अपने इंटरव्यू में बोलता रहता हूं और बोलता रहूंगा कि इन्होंने ही वो आग लगाई। और आज बोलते हैं कि हमें और आज पेट्रोल दे दो, हम और आग लगाएंगे। कुछ नहीं मिलेगा आपको, 0, 0 से शुरू करोगे। हम कहां पर पहुंचेंगे वो हमें मालूम है, अपने काम के बलबूते पर। और आपका क्या हशर आवाम ने करना है? बोलते हो कि बीजेपी यहाँ चुनाव नहीं कर, बीजेपी ने चुनाव कराना है कि इलेक्शन कमिश्नर? बताया जा रहा है कि भाजपा जो है डर गई है, इलेक्शन तभी नहीं करवाए जा रहे हैं। भाजपा डर गई है किससे? इनके पास तभी नहीं करवा रहे हैं क्योंकि भाजपा के साथ लोग अब बहुत कम। देखो भैया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ही, मैं तो बोलता हूं अभी होना चाहिए था, आज ही होना चाहिए था। आपके माध्यम से मैं गुजारिश करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि यहां इलेक्शन कीजिए, जल्दी कीजिए, ताकि इन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। इनको मालूम है कि हमारा हाल क्या होना है। और ये जो अब तुले हुए हैं ना कि हमने वहां पर इतनी 10 सीटें ली कारगिल में, ये एक पंजाबी मुहावरा है कि जिन्हें खंड नहीं डिठिया ना, उन्हें किया हुण गुड़ी मीठा। इनका हाल खराब हो गया है। ये इकट्ठे जो हुए हैं ना, तो पंजाबी एक गाना भी है कि पहलिया ने कर ली सलाह, काला टक्कर होगा। ये मोदी जी के लिए मैं बोल रहा हूं आपके माध्यम से। पहलियां बोलते हैं ये होते हैं, दुश्मनों ने सलाह की है, पहलिया ने कर ली सलाह, काला मिलूगा तो पेल छड़िए, काला टक्करू ते पेल छड़िए। एक गिदड़ा का ग्रुप फेरदा, एक कहते असी शेर का शिकार करना नहीं होता है। अब मन बनाया है आवाम ने
कब से 2014 से, और अभी जो तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लोगों के भरपूर ताउन से फिर देश के प्रधानमंत्री। पीएचई डेली वेजर सड़कों पे हैं, एसपीओज को अभी तक परमानेंट नहीं किया गया, हमारे जवान जो है सड़कों पे हैं अपनी जायज डिमांड लेके, तो अभी तक क्यों नहीं कोई बीच का रास्ता ढूंढा गया? आपने तो वादा उन लोगों के साथ किया। हम वादे से कभी मुकरेंगे नहीं। ये मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इनको कभी कभी साल में 500, 1000, 600 रुपया मिलता था। भारतीय जनता पार्टी ही जब यहाँ आई और जब यहाँ यूटी बनी, उसके बाद ही डेली वेजर्स को भी एक एक्सपेक्टेशन बनी है कि हमारा काम होगा और होना भी चाहिए। उनकी जायज़ डिमांड है, वो इन्होंने दरबदर किए थे। इन्होंने अपने टाइम पर उनको डेली वेजर लगाया, फिर ये काफ़ी लंबे समय तक इक़्तिदार में रहे, इन्होंने उसका कोई परमानेंट हल नहीं निकाला। अभी यूनियन टेरिटरी, अगर मैं आज की बात करूं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, कुछ उनको सैलरी नहीं मिल रही है और पूरे शहर को वो लोग सजाते हैं। हमारा बड़ा दिन हो, दिवाली हो, ईद हो, इन दिनों पे वो सबसे ज्यादा काम करते हैं और आज वही लोग रो रहे हैं कि सैलरी उन लोगों को नहीं मिल रही है। उनको मैं आपके माध्यम से अभी भी सैल्यूट करता हूं कि हालांकि उतने बड़े ऑफिसर लोग तो वो है नहीं, अगर अफसर की तनख्वाह बंद रहेगी भी वो अपना गुजारा चला सकता है। ये बड़े गरीब लोग होते हैं, ये सुबह उठकर हमारी रात की डाली हुई गंद रास्तों पर पड़ी होती है, उसको फिर सजाते हैं। सुबह इस शहर को खूबसूरत तरीके से, मेरी आपकी चैनल के माध्यम से भी मांग रहेगी और खुद भी लड़ूंगा। इन्हीं के लिए हमने लड़ना है, इन्हीं के लिए हम राजनीति करते हैं। हम किसी और को खुश करने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम इसी आवाम के, इस मजदूर के लिए ही राजनीति करते हैं। और जो डेली वेजर्स और ये जो बाकी मामलात हैं, इनका अगर कहीं इजाला होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे, ये तय है, ये तय है। और जम्मू कश्मीर में जो आने वाली सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। वो कब होगा? जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ बिगुल बजाएंगे, ये लोग तब कभी नजर नहीं आएंगे। डॉक्टर जतिंदर जी हाल ही में कुछ टाइम पहले डोडा का उन्होंने विजिट किया था, यहाँ आज़ाद साहब आए थे, रमीदा रैना जी आए थे। जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज का कोई लीडर यहाँ पे आता है, हमारा एक ही सवाल उनसे रहता है, क्योंकि लोग हमें पूछते हैं डोडा देसा कब्रन रोड का काम कब लगेगा, मगर अभी तक किसी ने, यकीन दहानी तो सारे लोग करवाते हैं, अभी तक किसी ने पहल नहीं की है। पहल करेगी भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कई बार मुझे उस बारे में जिक्र भी किया और वो खुद भी प्रतिबद्ध हैं। वो हमारे यहाँ के सांसद भी हैं और पीएमओ में मंत्री भी हैं। वो खुद भी चाहते हैं, क्योंकि चाहना ही है, क्योंकि जब यात्री आएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो वहाँ रामबन वाले रास्ते से कश्मीर जाया करेंगे। यहाँ का एक इतना टूरिस्ट का जो हमारा यहाँ एरिया है, यहीं से लोग जाया करेंगे। और ये 4 घंटे में जाना है, वो आप 14 घंटे में हमें पहुंचा रहे हैं। नितिन गडकरी जी देश के रोड के मंत्रालय को जिस तरीके से चला रहे हैं, इनके टाइम पर, आपके माध्यम से मैं ये बता रहा हूं, इनके टाइम पर 5 किलोमीटर रोड बनती थी दिन को, और आज 50 किलोमीटर बनती है। अंतर देखिए कहाँ है, हमारा कहाँ पर नंबर था दुनिया में। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, नरेंद्र मोदी जी बने, तो आज आप देखिए कि हमारा देश दुनिया के विकासशील देशों में कौन सी कतार पर है, वो इन लोगों को खबर है। ये बताना मुनासिब नहीं समझते हैं, ये इनको मालूम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से आवाम के दिलों में अपने काम से घर बनाया है। बड़ा एक अहम सवाल है, लोग यही बताते हैं, खास करके मैं डोडा की बात करूं, इश्तियाक वानी साहब खाली मीडिया के सामने बोलते हैं, जमीनी सतह पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं? मैं जमीन पर ज्यादा होता हूँ। देखो, मैं अक्सर लोगों ने हमें सवाल पूछा, कभी आएंगे आपके सामने तो उनको लोग सवाल पूछ सकते हैं। हम जमीन पर ही चलते चलते यहाँ आए हैं, हम कोई पैराशूट के जरिए से नहीं आए हैं। मैं 13 साल का था, मेरे वालिद इंतकाल कर गए थे, हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं किया बाप ने। हम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही राजनीति करते करते जहाँ भी हूँ सेटिस्फाई हूँ और बड़े संतुष्ट हूँ। और अगर ज़मीन पर काम नहीं कर रहे होते तो भारतीय जनता पार्टी मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं बनाती माइनॉरिटी मोर्चे का, मुझे जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष नहीं बनाते आज से 20 साल पहले। मुझे डोडा से भारतीय जनता पार्टी ने 2008 में मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया, तो वो जमीन पर ही काम करते हैं, हम जमीन पर ही काम करते हैं। मैं मजदूरों के लोगों का सवाल नहीं, लोग नहीं, वो इन चंद मुफाद परस्त जो सियासतदान है, इनका, लोग तो हमारे से सेटिस्फाई हैं। मैं मजदूरों का ही साथी रहा हूँ, लीडर मैं खुद को मानता नहीं हूँ। मैं मजदूरों के साथ सालों साल, जब ये लोग लंदन
इटली भाग गए थे, मैं तब भी इन्हीं गलियों में मजदूरों के साथ उनके रेट्स के लिए चिल्ला रहा होता था और उन्हीं के पीछे पीछे चलता था। और आज भी ऐसा करूँ, मैं ज़मीन पर काम करता हूँ, मीडिया पर कम। हाँ, बाकी मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी रहा हूं, मैं आज भी एक जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी का एक सैनिक हूं। तो मुझे मालूम है, हाँ, ये काम भी हमें उन्होंने सुपुर्द अगर किया है तो कोई आसान काम नहीं है। ये आपके मीडिया के सामने खड़े होने की अगर हमें भारतीय जनता पार्टी ने इजाज़त दी है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। हमने आवाम तक अपनी बात पहुँचानी है, हम इनकी तरह आग लगाने के लिए बीजेपी ने नहीं रखे हैं। जिस तरह ये आते हैं और आग लगाकर चले जाते हैं और फिर नारे लगाते हैं कि आया आया देखो देखो कौन आया शेर आया हो, किन्ने शेर आएंगे। कभी कभी आदमखोर शेरों को फिर बंद भी करना पड़ता है। और आप ही वो खबर भी चलाते हैं कि जब वो नालवा में अटैक करते हैं ना, तो उन्हीं चीतों को फिर वाइल्ड लाइफ वाले बंद भी कर देते हैं और अपने बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इश्ताक अहमद वानी साहब हमसे बात कर रहे थे और अलग अलग मुद्दों पे हमसे आज उन्होंने बात की। फिलहाल